सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इन सभी सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही स्क्रैच से, ताकि जब हम 12th बोर्ड्स देने बैठे तो उस समय पर हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और हम बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास हो सके। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर सेकंड विच इज नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा फेडरिक विंसलो टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे हमने, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साथ में ही अपन ने कंप्लीट करी टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। लगभग 7-8 टेक्निक्स थी, हमने सातों आठों टेक्निक्स बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ी। बिल्कुल आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आसान है, मतलब है थोड़ा सा लेंथी बट आसान बहुत है ये। ठीक है, जो है कि प्रिंसिपल्स केवल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने नहीं दिए, हमें प्रिंसिपल जो है वो हेनरी फ्यूल ने भी दिए हैं। और कई लोगों का मानना है कि जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर है उसके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ज्यादातर बिलोंग करते हैं साइंटिफिक क्राइटेरिया पर। वो साइंटिफिक वे में प्रिंसिपल ज्यादा बनाने के लिए फेमस थे। वहीं पर हेनरी फ्यूल के द्वारा जो बनाए गए प्रिंसिपल्स है ये इतने नॉर्मल और इतने सिस्टमैटिक और सिंपल तरीके से बनाए गए हैं कि हर एक इंसान इसको यूज कर सकता है। ठीक है, हो सकता है वो प्रिंसिपल्स और वो जो टेक्निक्स उन्होंने दिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वो कई बार लोगों को समझ नहीं आती है, कंपनी के अंदर कई बार आ जाती है, इस टाइप से काम होता है। बट हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये सभी को समझ आते हैं। इतने आसान, इतने बेसिक और तरीके से बनाए गए, थ्योरेटिकल बनाए गए प्रिंसिपल्स हैं। स्टार्ट करें अपन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हेनरी फ्यूल थे कौन। आपके सामने दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर बेसिकली। तो हेनरी फ्यूल ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। ये किस चीज के लिए जाने जाते थे? ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडी जो होती है उसके फादर और उसके मैनेजमेंट स्टडीज में जो आप थॉट्स पढ़ते हो उनके ये जनक माने जाते हैं, उनके ये फादर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? बिकॉज आप देखोगे इनके कई सारे रीजन है। सबसे पहला, he made clear distinction between technical and managerial skills। उन्होंने सबसे पहला काम यही करा कि जो टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स होती हैं उसके बीच में डिस्टिंक्शन बना दिया कि भैया ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक इंजीनियर का काम है टेक्निकल काम हैंडल करना कंपनी के अंदर, वहीं पर एक मैनेजमेंट के बंदे का काम है मैनेजरियल स्किल्स लगा के मैनेजमेंट देखना। ठीक है, तो उसने क्लियरली डिस्टिंक्ट की दोनों चीजें कि एक टेक्निकल बंदा मैनेजमेंट का काम सही से नहीं कर पाएगा और एक मैनेजमेंट का बंदा टेक्निकल काम सही से नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स ये बातें कर लेगा, कोई बुराई नहीं, बट जो एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए वर्कर की वो नहीं आएगी। तो ये चीज किसने बताई? ये दोनों में जो अलग अलग भिन्नताएं हैं ये किसने बताई? हेनरी फ्यूल ने बताई। हेनरी फ्यूल का कहना था, उसने क्लियरली डिस्टिंक्ट करा, क्लियरली अलग अलग करी दोनों चीजें, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द वर्कर। वर्कर्स की जो टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स थी उन दोनों को अलग अलग बताया और उसके हिसाब से उनको जॉब अपॉइंट किए गए। पहली चीज। सेकंड, ही गेव द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो पांचों फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, या इसके अलावा और भी कई फंक्शन होते हैं, बट दीज आर द 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पांचों प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए? हेनरी फ्यूल ने दिए। ये भी टोटल बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता तो रहा है कि मैनेजमेंट काम क्या करता है। तो सर ये 5 काम करता है मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है ये टॉपिक। इसके बाद पूरे चैप्टर्स हैं, एक सिंगल चैप्टर है हर एक टॉपिक का, तो तब भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें किसने दी? ये भी हेनरी फ्यूल ने दी, ये भी थ्योरेटिकल नॉलेज था।
और साथ में ही उन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसकी वजह से उनकी जो कंपनी है वो एक समय पर जो कि इंसॉल्वेंट होने वाली थी, दिवालिया होने वाली थी, उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाए। इसके अलावा कई सारी अपनी और भी थियोरेटिकल मैनेजरियल स्किल्स लगाई, मैनेजरियल थॉट्स लगाए जो आज आप बुक्स में पढ़ते हो। और उन्होंने जब वो रिटायर हुए 30 इयर्स बैक, है ना, सॉरी 30 ईयर आफ्टर, जब वो 30 साल बाद रिटायर हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो कंपनी है वो पूरे उस क्षेत्र की, उस कंट्री की सबसे बड़ी कोल एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी कंपनी जब ज्वाइन करी थी, वो कंपनी उस समय पर इंसॉल्वेंट होने वाली थी, 30 साल के अंदर अंदर अपनी स्किल्स लगाकर उस कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया। दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट काइंड ऑफ सेंस ही इज हैविंग अबाउट द मैनेजमेंट। तो ये फेमस इसीलिए थे। सबसे पहली चीज कि उनका कहना था कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स दोनों अलग अलग होती हैं, एक ही इंसान दोनों काम नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। दूसरा उसने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया, और तीसरा उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए जो कि अपन आगे पढ़ने वाले। तो ये थी, इसलिए वो क्या जाने जाते थे, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी माने जाते थे, या फादर जनक माने जाते थे मैनेजरियल स्टडीज और उसके थॉट्स के, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की बात करें तो ही गॉट हिज डिग्री इन 1860, 1860 में उनको उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एज अ इंजीनियर इन कोल एंड माइनिंग कंपनी। जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने सबसे पहला काम कहां से स्टार्ट किया था, एज अ इंजीनियर काम स्टार्ट किया था, कहां पे, कोल और माइनिंग कंपनी में। धीरे से वो अपनी स्किल्स लगा लगा के इंजीनियर से सीईओ बने। अब देख लो, वो खुद बंदा इंजीनियर था और वो गया कहां, मैनेजमेंट में गया। तो उसको समझ आया कि ये जो दोनों चीजें हैं, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड, ये दोनों बहुत अलग अलग फील्ड्स है। इसलिए उन्होंने ये जो है डिस्टिंक्शन दे पाए कि भैया सर, मैनेजरियल स्किल्स बहुत अलग चीज होती है, वहीं पर इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत अलग चीज होती है किसी के भी लिए। तो कोल और मैन्युफैक्चरिंग, कोल और माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर ज्वाइन करा। जब उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी तो कंपनी इज गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट, कंपनी जो है वो क्या होने वाली थी, इंसॉल्वेंट होने वाली थी। बट विद द हेल्प ऑफ हिज प्रिंसिपल्स he bring out that company from that situation, and when he retires after 30 years, the company was leading coal, steel and manufacturing industry with a strong financial background. तो जब उन्होंने ज्वाइन करी कंपनी 1860 में एज अ इंजीनियर, वो कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट होने वाली थी, जैसा मैंने बताया, खत्म होने वाली थी, फिनिश होने वाली थी। बट एज उन्होंने अपनी चीजें देना चालू करा कंपनी को, उन्होंने अपना दिमाग देना चालू करा, स्किल्स देनी चालू करी, सारी चीजें करी। उसके बाद देखा कि 30 इयर्स बाद, 30 इयर्स आफ्टर व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम दैट कंपनी, द कंपनी बिकम लीडिंग कोल एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ दैट कंट्री विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। वो कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड बन चुका था और वो पूरी कंट्री की सबसे लीडिंग कोल और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। सो दैट टाइप ऑफ नॉलेज ही इज हैविंग अबाउट हेनरी, द पर्सन हेनरी फ्यूल। तो ये था हेनरी फ्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कई बार आ जाता है कि भाई क्यों फेमस है ये, तो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो ये सारी चीजें एमपी बोर्ड में ज्यादा आती है, मध्य प्रदेश बोर्ड में ज्यादा आती है कंपेयर टू सीबीएसई। बट देन ऑल्सो कभी भाई अगर आ जाए, जैसे मैंने बताया कि मैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ, आप सब पढ़ो, जो आ जाएगा लिखे आएंगे, जो नहीं आएगा भाई कुछ तो मिला, हमारे दिमाग में तो बैठ गया कि हाँ भाई हेनरी फ्यूल एक ऐसा बंदा था जिसने फर्श से लेकर अर्श तक पूरी चीजें देखी, मतलब फ्रॉम फ्लोर अप टू सीलिंग, वो पूरी चीजें देखता हुआ गया और उस कंपनी को बहुत तरक्की दिलाई उसने। तो ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर देगा अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। तो ये था हेनरी फ्यूल के बारे में जानकारी। अब अपन स्टार्ट करते हैं दैट 14 प्रिंसिपल्स व्हिच इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल एंड we will complete this chapter after that. So ये रही आपके सामने वो अगली वाली स्लाइड जिसमें हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, सो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, इट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। अभी आपको सामने दिख रहे होंगे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके मैं सारे प्रिंसिपल समझाता जा रहा हूं आपको, देखते जाओ, समझते जाओ ये प्रिंसिपल्स क्या क्या है।
बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक्स नहीं है इनमें, बहुत सिंपल, इतने सिंपल टॉपिक्स हैं ये कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बस वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो हेड्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे आपको। ये आपका काम है, समझाना मेरा काम है, नोट्स बनाना अगेन आपका काम है, और वहां पर अच्छे से लिखकर आकर रिजल्ट लेकर आना वो भी आपका काम है। सो बात करें सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि एक कंपनी में कई सारा काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो वो सारे जो काम है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देने के बजाय उस पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे टास्क में बांट देना चाहिए, और वो जो टास्क हैं वो अलग अलग लोगों को असाइन कर देना चाहिए, उन लोगों को जो जिनके पास वो स्किल वो नॉलेज है उस काम को करने के लिए। इससे क्या होगा कि हर एक वर्कर का जो अंदर से जो चीजें हैं उसकी जो एफिशिएंसी वो बढ़कर निकलेगी, उसकी जो स्किल है वो उसका बेहतर तरीके से यूज कर पाएगा, और हर एक वर्कर मोटिवेटेड तरीके से बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर देगा। कैसे? इस चीज को ऐसे समझो कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है, आप मान के चलो कि एक कंपनी है ऑफ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग। अब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो, सपोज आप ये जो यूट्यूब देख रहे हो, तो अभी तो आप क्या करते हो कि जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक करते हो और सामने वो जो पैनल है वो खुल जाता है और उसमें वीडियोस चलने लगती है, जो भी वीडियो आपको सर्च करना है आप वो सर्च कर लेते हो। लेकिन इसके पीछे हजारों लोगों की टीम बैठी हुई है जो इस यूट्यूब को रन करने में हेल्प कर रही है, और उन हजार लोगों का काम क्या है? किसी को कुछ टास्क दिया हुआ है यूट्यूब के मालिक ने, किसी को कुछ टास्क दिया हुआ है, किसी को कुछ दूसरा टास्क दिया हुआ है। एक को टास्क दिया हुआ है कि आपका काम है कि कोई अनएथिकल वीडियोस ना डलाएं यूट्यूब पे, ये देखना। तो वो जो टीम है या वो जो बंदा है वो बैठ के सिर्फ यही काम देख रहा है। फिर एक जो बंदा है उसका काम है कि भैया यूट्यूब पे एजुकेटेड कंटेंट अलग डलाए, या अपन लोग बोलते हैं ना कि ये भाई हम जो सोचते हो उस हिसाब से वीडियो सामने आती है, तो उस टाइप का जो नीश मैच करना है ये काम किसी एक टीम का होगा, किसी एक बंदे का होगा। इस टाइप से अलग अलग जो काम है वो अलग अलग लोगों में बांट दिए गए हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पर बर्डन ना आए। दूसरा, जिसको जो काम बांटा हुआ है उसके पास उसका स्किल और नॉलेज है, तो वो उस काम को बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंसी कर पाएगा, और क्योंकि वो इतना इफेक्टिव है उस काम को लेकर, तो वो काम जो है वो 100% जो है वो सही निकलेगा। इससे क्या होगा कि काम जो है वो बट भी जाएगा, किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, और सभी लोग काम पे लग जाएंगे और वो काम बहुत जल्दी और टाइमली हो जाएगा। तो ये कहलाता है डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसे ही समझो कि जब अपन छत बनवाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान एग्जांपल है। जब हम छत बनवाते हैं तो एट दैट टाइम भाई छत बनवाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं सर लोहा भी बांधना पड़ता है, सेंटिंग भी लगानी पड़ती है, किसी को कोई भाई किसी का काम है गिट्टी डालना, वो जो कंक्रीट मिक्स बनता है, किसी का काम होता है उसमें गिट्टी डालना, किसी का काम होता है रेता डालना, किसी का काम होता है पानी डालना, किसी का काम होता है सीमेंट डालना, किसी का काम होता है वो जो केमिकल्स डालते हैं छत डलाते समय वो सारी चीजें डालना। तो ये सब अलग अलग लोगों के अलग अलग काम होते हैं। अब ये जो अलग अलग लोग हैं ये क्या है? ये डिवीजन ऑफ वर्क ही तो है। चाहता तो वो जो हमारी छत डाल रहा है वो बंदा क्या बोलता है कि भैया तू एक काम कर, तू अकेला चलता मेरे साथ, एक एक करके सारी चीजें डालते रहना, अपन मिक्स करेंगे और ऊपर फैला देंगे। अब इससे क्या होगा? एक तो काम लंबा होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, और वो अकेले व्यक्ति को नहीं मालूम है ना कितनी रेता और कितनी सीमेंट डालनी है, कितनी ईंटा डालनी है, कितना पानी डालना अंदर। हर एक चीज के लिए डेडिकेटेड पर्सन उसने हायर कर रखा है। एक का काम है सिर्फ ईंटा जो गिट्टी है वो डालना, एक का काम है सिर्फ पानी डालना, एक का काम है सिर्फ केमिकल डालना, वो उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। की जो काम है पूरा एक इकट्ठा काम है छत डालने का, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और उन सारे कामों को जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काम को डिवाइड किया वो सभी लोगों में इक्वली बांट दी। जब हमने इक्वली बांटा सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। समझ आया डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो काम है कंपनी के अंदर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और डेडिकेटेड एम्प्लॉइज को उसको दे दो, वो एम्प्लॉइज को जिनके पास उस काम को करने की स्किल और नॉलेज है, ताकि वो काम जल्दी हो सके, इफेक्टिवली हो सके, एफिशिएंटली हो सके, रिसोर्सेज ज्यादा खराब ना हो, और वो काम का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल टॉप नॉच आ सके।
दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। समझ आया अच्छे से? तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया सर, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अब यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अथॉरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, रिस्पांसिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मींस पावर, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इज नोन एज अथॉरिटी, है ना? मुझे आज क्लास नहीं लेनी, ये मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है कि हाँ भैया मेरे को आज क्लास नहीं लेनी। दैट इज नोन एज पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, दैट इज नोन एज अथॉरिटी। एंड सेकंड इज रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी मतलब किसी चीज को करने की आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि दैट यू हैव टू डू दिस थिंग, तो यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट वर्क, तो दैट इज नोन एज रिस्पांसिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए। एक कॉन्सेप्ट है पावर से रिलेटेड, एक कॉन्सेप्ट है काम करने की लाइबिलिटी से रिलेटेड। अब किसी को अगर आप कोई काम दे रहे हैं तो ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट। अगर मैंने किसी को काम दिया है कि भैया आपका काम है ये क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ाना, सो आई विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट। नाउ यू हैव टू गिव मी सम अथॉरिटीज आल्सो। आपको मुझे कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा मस्ती कर रहा है उसको भगाने की अथॉरिटी, नए बच्चों को एडमिशन देने की अथॉरिटी, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा सकूं इस चीज की अथॉरिटी कि सर सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है या सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़ाना, यू हैव टू टीच इन बोथ द मैनर्स। बच्चों से मजाक मस्ती करते हुए पढ़ाओ तो क्या होगा, बच्चे एंगेज रहेंगे उससे। सो दिस इज नोन एज रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इफ यू आर गिविंग मी सम काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी तो यू शुड गिव मी दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी आल्सो। सिर्फ अथॉरिटी है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, देन 100% वो अथॉरिटी का मिसयूज होगा। सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है, तो वो रिस्पांसिबिलिटी कभी खत्म, काम कंप्लीट नहीं हो सकती। स्वाभाविक सी बात है ना, ध्यान रखना। सिर्फ अथॉरिटी है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं, किसी चीज की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, सिर्फ अथॉरिटी है मेरे पास, तो उस अथॉरिटी का मैं क्या यूज करूंगा, गलत यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है ना करने। दूसरा, मेरे पास सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है, तो अगर सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि भैया वो रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द अथॉरिटी, है ना। सो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बराबर। अगर वो बराबर होंगी तो ऑफ कोर्स सी बात है वो जो रिस्पांसिबिलिटी आपने दी है उससे डेडिकेटेड अथॉरिटी अगर आप सामने वाले को कंप्लीट कर दोगे कि हाँ भैया अगर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है 11th-12th में तो आपको हम रिस्पांसिबिलिटी तो देते हैं, साथ में हम आपको अथॉरिटी भी देते हैं इस चीज के लिए कि आप आगे चलकर कोई भी डिसीजन आपके मन से ले सकते हो। इससे रिलेटेड, पूरी फॉर्म से रिलेटेड नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस बिजनेस स्टडीज को पढ़ाने वाले टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं कि आपको अथॉरिटी दे दी तो आप मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ गए, ऐसे वाली अथॉरिटी नहीं, एक लिमिटेड अथॉरिटी दे दी है। तो ये दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए, ये कहना था हमारे हेनरी फ्यूल के द्वारा। दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। सिंपल कहना उसका ये है दैट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी जो है उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए ताकि काम जो है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके। द थर्ड इज डिसिप्लिन। नाम से ही समझ आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सबसे आसान प्रिंसिपल में से एक। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड वर्क इन अ कंपनी related to the policies of the company and in full rules and regulation। एक बंदा जो है जो कि कंपनी में काम कर रहा है वो उस कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से काम करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर काम करे, कोई भी ऐसा अनएथिकल काम ना करे जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन, उस बंदे की रेपुटेशन या उस कंपनी को किसी प्रकार का कोई लॉस हो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर दूं तो सपोज मान के चलो कि इफ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, एज अ टीचर आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो उस स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज होंगी, है ना। सपोज मान लेते हैं कि उस स्कूल में रूल्स बना रखे हैं कि भैया ईच एंड एवरी टीचर हैज टू वेयर फॉर्मल्स। तो मैं ऐसा, जैसे मैं अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने टी शर्ट पहन ली, शर्ट पहन ली और आपको पढ़ा दिया, ऐसा मैं स्कूल में जाके नहीं पढ़ा सकता। आई हैव टू वेयर फॉर्मल्स बिकॉज वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो इफ ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन दैट स्कूल, अगर वो डिसिप्लिन में काम करेगा तो 100% है आने वाला जो स्टाफ है वो भी डिसिप्लिन होगा। साथ में आप, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। क्लियर है? सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, दैट ईच एंड एवरी वर्कर शुड वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। कंपनी ने जो पॉलिसीज बनाई है, कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, कंपनी ने जो मिशन विजन बनाए हैं अपने,
उनको ध्यान में रखते हुए आपको काम सारे करने चाहिए। अब ये जो डिसिप्लिन होता है ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है, ये डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे सुपीरियर है वो भी डिसिप्लिन में हो, हमारे जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी डिसिप्लिन में, और हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं दे शुड आल्सो बी इन डिसिप्लिन। दूसरा, हर एक लेवल पे जो कमिटमेंट है, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ पे कि जो टास्क आपको असाइन किया गया है आप उसको टाइम पर कंप्लीट करके दोगे, यू शुड बी डिसिप्लिन इन दैट। सपोज अगर मुझसे बोला गया है कि यू हैव टू कंप्लीट, अर्जुन सर आपको ये वाला रजिस्टर कंप्लीट करना है विद इन 7 डेज, तो एनी हाउ विद इन 7 डेज मैं वो रजिस्टर कंप्लीट करके दूंगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसिप्लिन। अगर मुझे टास्क दिया गया है कि सर अप टू दिसंबर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो अप टू दिसंबर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, एम्स, विजन, एम है ना, मिशन, इनसे रिलेटेड नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर है कि आपका दिया गया हर एक टास्क, आपको दिया गया हर एक काम जो है वो समय पे कंप्लीट होना चाहिए इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिसिप्लिन। अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं डिसिप्लिन के अंदर। डिसिप्लिन में ये भी आ सकता है कि भाई किसी प्रकार की आप कंपनी के साथ धांधली नहीं करोगे, है ना, किसी प्रकार की कोई अनएथिकल चीजें नहीं करोगे, आप कंपनी के विरुद्ध नहीं जाओगे, ये भी एक डिसिप्लिन का टॉपिक है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो या कंपनी को कोई भी नुकसान हो, ये भी एक डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कैन बी कंसीडर्ड अलग अलग इन अ डिफरेंट टर्म्स। So that is a principle of discipline which says that each and every person should work in a proper manner in a company with all the rules and with following all the rules and regulations, policies, to do the work on time, effectively, efficiently. टाइम के साथ साथ उसका जो काम है जो उसको दिया गया है वो टाइम पर करे वो, उसके अलावा सारी चीजें जो भी आती है that comes under discipline. The fourth is unity of command. One more simple topic, unity of command. Unity of command का मतलब है कि एक पर्सन है, सपोज मान लेते हैं कि एक बंदा है ना, ये एक बंदा है मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो एक वर्कर है कंपनी के अंदर, और इसके कोई बॉस है, बॉस 1, बॉस 2 एंड बॉस 3, 3 बॉसेस हैं उसके, और तीनों बॉसेस उसको क्या देते हैं, कमांड देते हैं। वो ए से बोलते हैं, एक ने बोला कि ए तुम ये काम करो, इसने बोला कि नहीं तुम ये काम करो, इसने बोला कि नहीं तुम ये काम करो। अब ए बेचारा कंफ्यूज कि मैं काम किसका करूं, तीनों ही बॉस है, तीनों मेरे से ऊपर बैठे हुए, अब मैं काम किसका करूं। तो अब वो किसी का भी काम तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है, मिस्टर ए का जो काम करने का तरीका है वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया तो उसने काम सही से नहीं कर पाया, सही से नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस होगा। फिर उसने निकाल के लेकर आया, हेनरी फ्यूल ने निकाल के लेकर आया एक नया प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है इसका कहना है कि हर एक इंसान को जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल को उसका सिर्फ एक ही बॉस कमांड दे सकता है, सारे बॉसेस कमांड नहीं देंगे। जैसे मिस्टर ए है तो इसको सिर्फ बॉस नंबर 1 जो है वही कमांड दे सकता है, बॉस 2 और 3 कमांड नहीं देंगे। एक कमांड एक समय पर किसी एक बॉस से, किसी एक सुपीरियर से, सारे सुपीरियर्स एक साथ कमांड नहीं दे सकते, दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। इससे क्या होगा, जो वर्कर है वो फोकसली काम करेगा, अपना जो काम है वो डेडिकेटेड, जो उसको काम मिला है वो बहुत फोकस के साथ करेगा, मोटिवेशन के साथ करेगा, और उस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा। अब उसके दिमाग पर बर्डन नहीं आएगा कि मुझे ये काम भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति उसको कमांड दे रहा है। अब अगर मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, मुझसे प्रिंसिपल सर ने, मैडम ने, किसी ने भी बोल दी, प्रिंसिपल्स ने बोल दी कि नहीं अर्जुन आपको ये काम करना है, मेरा एचओडी ने बोल दी कि नहीं आपको ये काम करना है, डायरेक्टर ने बोल दी कि नहीं आपको ये काम करना है। 3 अलग अलग काम 3 अलग अलग लोगों ने दे दिए। अब तीनों ही हायर अथॉरिटी है मेरी, अब तीनों की ही बात नहीं टाल सकता मैं। तो अब क्या होगा कि अगर, क्योंकि तीनों से अगर मुझे कमांड मिलेगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि मैं तीनों का ही काम सही से नहीं कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं गलती कर बैठूंगा। सो दैट इज नोन एज, फिर उसके बाद एक नया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया विच इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का उनका मतलब यही था, सिर्फ ये मायने थे
कि हर एक इंसान को जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति कमांड दे सकता है, एक ही बॉस उसको ऑर्डर दे सकता है, बहुत सारे बॉस ऑर्डर नहीं देंगे। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। एंड द लास्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि कंपनी के अंदर कई सारे लोग काम करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट्स भी कर रहे हैं, मेरे हायर अथॉरिटी भी कर रही है, मेरे से जूनियर्स भी कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं भैया एक कंपनी के अंदर। अब क्योंकि सभी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, सबकी जो मेंटेलिटी है वो अलग अलग है। हो सकता है मेरी मेंटेलिटी ये हो कि यार मुझे प्रिंसिपल बनना है उस स्कूल का, हो सकता है मेरे साथ वाले की मेंटेलिटी ये हो कि यार मुझे कोचिंग में ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए उस स्कूल से, हो सकता है किसी तीसरे वाले की मेंटेलिटी हो कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को तो बस आना है, पढ़ाना है और मैं चला जाऊंगा पढ़ा के, बच्चे पास हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मेरे को मेरी सैलरी से मतलब। तो हर एक इंसान की अलग अलग मेंटेलिटी हो सकती है वहां पे काम करते समय। अब क्योंकि सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो ज्यादा एफर्ट डाल के काम नहीं करेगा, जिसको कुछ बनना है वो ज्यादा एफर्ट डालेगा, अपने काम से ज्यादा एफर्ट डाल के काम करेगा। तो अब इससे क्या होगा, सबके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। तो उनका कहना ये था हेनरी फ्योल का कि ईच एंड एवरी पर्सन जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहा है, सबके इंडिविजुअल जो चीजें हैं वो तो अपनी जगह पर रखो, लेकिन सबका एक ओवरऑल एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उनके गोल के प्रति कि हमें ये चीज अचीव करनी और सब मिलकर उस चीज को अचीव करेंगे। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि अगर हमने बोल दिया कि 12th क्लास का इस बार का रिजल्ट 100% देना है, तो अब अकाउंट्स वाले टीचर कुछ भी सोचें, इकोनॉमिक्स वाले टीचर कुछ भी सोचें या बिजनेस वाले टीचर कुछ भी सोचें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम सबको अपने जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उससे उठकर जो कंपनी ने गोल बनाया है, जो स्कूल ने गोल बनाया, विच इज कि हमें 12th क्लास 100% से पास करानी है, उस पे काम करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच एंड एवरी पर्सन शुड वर्क इन अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हर एक इंसान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ काम करेगा, एक जो ग्रुप गोल बनाया गया है उसके हिसाब से काम करेगा, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये नहीं कहना है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भूल जाओ, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सभी लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक दिशा में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर ऐसा होगा तो 100% है कंपनी जो है वो बहुत आगे जाएगी। इसको ऐसे समझो कि सपोज मान के चलो कि एक ये क्या बोलते हैं हिल है, ठीक है, एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे। अब एक बंदा जो है वो इस पत्थर को आगे की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है। एक बंदा है जो है वो पीछे की तरफ खींच रहा है, उसका कहना है नहीं इधर खींचो। तो क्या किसी भी वजह से ये जो पत्थर है ये हिल के टॉप तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा सर, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है ना। एक का कहना है पीछे खींचो, एक का कहना है आगे खींचो। एक उसके ऊपर चढ़ के बैठा है इस टाइप से, उसका कहना है कहीं मत खींचो, यहीं खड़े रहने दो। अब तीनों लोग तीन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन काम कब करेगा? जब ये तीनों लोग एक के सामने एक आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे आके खड़े हो गए और एक साथ ऊपर की तरफ इस पत्थर को खींच रहे हैं और अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। तो 100% ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाली चीज हो जाएगी और सभी लोग क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, ये हिल के ऊपर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हर एक वर्कर जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहा है, सभी एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए, ठीक है। तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपन ने कंप्लीट करे अभी। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। होपफुली आपको सारे समझ आए होंगे। अब जब आप नोट्स बनाने बैठो, एक बार वापस से देखो इस पूरी वीडियो को। जैसे ही आप पूरी वीडियो को वापस से देखोगे, ऑटोमेटिकली आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्लियर है? इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर करो इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोस बनाने का। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।